नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी की नई बुक गंगा को लॉन्च किया है। ये कक्षा 9 के लिए पुस्तक है गंगा, जिसके अभी तक चैप्टर्स पूरी तरह नहीं आए, यानी अभी तक ना बुक आई है और ना उसकी पीडीएफ आए हैं। लेकिन इस बुक में पहला जो चैप्टर है वो है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद की कहानी है ये, और आज हम इसी कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है, और मुंशी प्रेमचंद ने किसानों और मज़दूरों की दयनीय दशा को लेकर के हमेशा, और दलितों के शोषण को लेकर के, समाज में स्त्रियों की दशा को लेकर के, स्वाधीन आंदोलन इत्यादि को लेकर के अपनी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। तो ये दो बैलों की कथा एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। और इस कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता जो है सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है और बार बार उठना पड़ता है। इस तरह से परोक्ष रूप में वो ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग किया है और उसका विकास किया है दो बैलों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ होता है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वह शाख में चाहे एक आध बार कुलैल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सबके सामने ही है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया।
दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत लिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठाई। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुका के खा लिया। फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी मुंह उसमें नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नए गांव, नए लोग और उन्हें बेगानों की तरह लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा दिए और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ भी सकता है। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां तोड़ दी। झूरी प्रातःकाल उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? दाना चारा ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं,
खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाला? ना दादा, पीछे से तो तुम भी उन्हीं की ही सी कहोगे। झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। देखिए, मोती जो था वो उग्र स्वभाव का है और हीरा जो है वो ठंडे स्वभाव का है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी उसे मारा। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। ये मूक भाषा से बात किससे कर रहा है? मोती से। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसे जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। मसहलत मीन्स उचित है। आज दोनों के सामने फिर सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या ही शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को थान पर ला कर बांध दिए जाते। रात को वही लड़की उन्हें आकर 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो और फिर एक झटके से टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी
मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इसी नाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज भागे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ में लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले? भागना कायरता है, फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे। तुम बगल से उसके पेट में सींगे घुसेड़ देना। जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेद दिया। सांड चाहता था एक करके दोनों को गिरा दूं, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। तब मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा ले फिर सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, भाग ना सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। घर रखवालों ने उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांची हाउस में बंद कर दिए गए।
दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही नहीं में आता कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर ना आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन और पड़ गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचा दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर चुकी थी। उसमें दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या हर्ज, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 लोग वहाँ जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा?
सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों के कूल्हों में उंगली गोद करके मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देख करके अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ेल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे खार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन था इनका, पर इन कितने स्वार्थी हैं ये सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था। वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच है। आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार नहीं। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते रहे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा हूँ कि कहीं तुम उस गुस्से में आकर ना मार डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा। तो इस कहानी में हमने केवल कहानी सुनी है। इस कहानी को आप भी सुनिए और समझिए, और अगले वीडियो में हम इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।